बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चे? अच्छे हैं ना? मस्त रहिए और मस्ती से पढ़ाई करिए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला लास्ट क्लास में देखे थे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस। इंटरफेरेंस क्या हुआ था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। और डिफ्रैक्शन क्या हुआ था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट पोर्शन ऑफ सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भाग से लाइट जाने से जो सुपरपोजिशन होता था उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। और दो सोर्स से अलग अलग दो सोर्स से लाइट जा कर के इंटरफेयर करता है, उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। समझ गए? इंटरफेरेंस में सारे ब्राइट का इंटेंसिटी सेम था और डिफ्रैक्शन में ब्राइट का इंटेंसिटी घटता हुआ चला जाता था। और इंटरफेरेंस में ब्राइट जो है, बैंड जो है संख्या ज़्यादा होता है और डिफ्रैक्शन में बैंड का संख्या कम होता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ कहते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ये पहला हेडिंग है आज का। ठीक है। किरण प्रकाशिकी की वैधता। किरण प्रकाशिकी की वैधता, इसमें एक फ्रेजनल डिस्टेंस समझाएंगे तब होगा। ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स जो है, तो यहाँ पे हम लिखे, इसके पहले ना फ्रेजनल डिस्टेंस आपको बता दे तब ये बताने में मज़ा आएगा। फ्रेजनल डिस्टेंस समझे रहिएगा तब बिल्कुल ये अच्छा से क्लियर हो जाएगा। रुक जाइए, फ्रेजनल डिस्टेंस पहले बताने दीजिए। देखिए फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस आपका क्या होता है ध्यान दीजिएगा। फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेनल दूरी। ठीक है। यहाँ पे फिगर से समझाते हैं। देखिए ये आपको ऑब्स्टेकल है। ठीक है। ये आपको ऑब्स्टेकल है। यहाँ से देखिएगा कि ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या बना, फर्स्ट ये सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए ये जो बना था सेंट्रल मैक्सिमा हम बनाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। तो ये जो फैलाव था, ये जो x था, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन स्प्रेड। ये x को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन स्प्रेड। क्या कहते हैं इसको? डिफ्रैक्शन स्प्रेड। और ये क्या हुआ? कैपिटल D। और ये क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट, स्मॉल d। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन स्प्रेड, x को। तो ये डिफ्रैक्शन स्प्रेड जो है, विवर्तन फैलाव, इसको कहते हैं विवर्तन फैलाव। अब हम यहाँ पे ये बताते हैं, देखिएगा विवर्तन फैलाव का हम लोग लास्ट क्लास में जब लीनियर विड्थ निकाल रहे थे तो वहाँ पे x निकाले थे। और नहीं तो आप यहाँ पे देखिए ना, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए क्या था? साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई डी था कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। ठीक है। पहले हम समझाते हैं, रुक जाइए। x बराबर क्या था? लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब जो है कैपिटल D को आप घटाते जाइए। ठीक है। इस फिगर में देखिए, जैसे कि यहाँ पे रफ में देखिए, ये आपका थीटा है, ये आपका x है, ये आपका स्मॉल d है। स्क्रीन को पास लाते जाइए, स्क्रीन को पास लाते जाइए। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन को पास लाते जाइए तो यहाँ पे ये x था, यहाँ पे ये x हो गया, यहाँ पे ये x हो गया और यहाँ पे ये x हो गया।
तो x क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, समझे। ये जो x है, x आपका घटता जाएगा, ठीक। तो कभी ना कभी ऐसा होगा ये x ये स्मॉल d के बराबर हो जाएगा। तो जिस समय जिस पर्दे के दूरी पर, जिस d पर, जिस कैपिटल D पर ये x और ये स्मॉल d बराबर हो जाएगा, तो x बराबर लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d हुआ। जैसे ही x और d बराबर हो जाएगा, x डिफ्रैक्शन स्प्रेड हुआ और d जो क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट जब बराबर हो जाएगा, तब जो ये कैपिटल D होगा उसको हम लोग कहेंगे फ्रेजनल डिस्टेंस, और फ्रेजनल डिस्टेंस को डिनोट करेंगे ZF से। समझ गए, क्या समझे बोलिए। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एट विच द डिफ्रैक्शन स्प्रेड बिकम्स इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट मीन्स साइज ऑफ स्लिट इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। मेरी बात समझे, इज कॉल्ड क्या, फ्रेजनल डिस्टेंस। यानी छिद्र से पर्दे की वह दूरी जिस पर विवर्तन फैलाव स्लिट की चौड़ाई या स्लिट का साइज के बराबर हो जाए, उसे हम लोग फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं। समझ गए, क्लियर हुआ। तो इसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं। The distance of a screen from the slit, the distance of a screen from the slit at which the diffraction spread x जो है diffraction spread x becomes equal to width या क्या लिखेगा, साइज ऑफ स्लिट इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड क्या लिखेंगे, फ्रेजनल डिस्टेंस। क्लियर है, मतलब रेखा छिद्र से पर्दे की वह दूरी जिस पर विवर्तन फैलाव क्या, x रेखा छिद्र का साइज या चौड़ाई, रेखा छिद्र का साइज या चौड़ाई के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं बोलिए, उसे फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं। फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं। समझ गए, ये क्लियर हो गया। द डिस्टेंस ऑफ ए स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एट विच द डिफ्रैक्शन स्प्रेड x becomes equal to width of slit is called फ्रेजनल डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय ZF। इसको हम लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ZF। समझ गए, फ्रेजनल डिस्टेंस ZF से डिनोट करते हैं। ये किसको कहते हैं, पर्दे की दूरी को। कब, जब x और स्मॉल d आपस में बराबर हो जाए। अब देखिए इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल देते हैं, वो क्या होगा। ठीक है, x हम लोग निकाले थे लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, तब वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स समझाएंगे ना, तब वो आसानी से आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, देखिए फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, इसको हम क्या बोले थे,
प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या कंडीशन दिए थे? प्रथम निम्निष्ठ के लिए याद है साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई डी दिए थे, ठीक। उस ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? टेन थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे एक्स बाई कैपिटल डी। ये बराबर हो जाएगा, तो x बाई कैपिटल डी बराबर लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो x बराबर क्या हुआ? लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये डिफ्रैक्शन स्पीड। इफ़ डिफ्रैक्शन स्प्रेड इक्वल टू स्मॉल डी, जैसे ही स्मॉल डी हो जाएगा ये x और d बराबर हो जाएगा, तो ये कैपिटल D को क्या कहेंगे? फ्रेजनल डिस्टेंस, और फ्रेजनल डिस्टेंस को डिनोट करते हैं ZF से बच्चों। फ्रेजनल डिस्टेंस को डिनोट करते हैं क्या चीज़ से? ZF से। तब यहाँ पे देखिए x के बदले d रख दीजिएगा लैम्डा इंटू ZF बाई स्मॉल डी। ये d इधर आएगा, डी स्क्वायर बराबर लैम्डा इंटू ZF। तो ZF बराबर डी स्क्वायर बाय लैम्डा। ये जो निकल गया ना, ये फ्रेजनल डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। समझ गए? ये फ्रेजनल डिस्टेंस को आप लोग फिगर ड्रॉ करके नोट कर लीजिएगा, जल्दी करिए, ठीक। अब जो है यहाँ पे पढ़ना है आपको वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स यहाँ पे किरण प्रकाशिकी की वैधता। ये फ्रेजनल डिस्टेंस पढ़ लिए ना, अब ये पढ़ना आसान हो जाएगा। किरण प्रकाशिकी की वैधता, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्या बोला? देखिए हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़े थे? लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन में क्या देख रहे हैं कि लाइट जो आ रहा है, ये जो लाइट आ रहा है तो ये मुड़ जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ। देखिए यहाँ से आया फिर ऐसे करके मुड़ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ। अब ये स्ट्रेट लाइन में कब होगा? रे ऑप्टिक्स कहता है स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन कह रहा है, डिफ्रैक्शन दिखा रहा है कि लाइट यहाँ पे मुड़ जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में है नहीं। यहाँ प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में हुआ, लेकिन अब तो इधर तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, फैलता जा रहा है। तब कहा कि कब तक रे ऑप्टिक्स यहाँ पे वैलिड है? तो जब तक ये x जो है बहुत ही स्मॉल होगा, डिफ्रैक्शन स्प्रेड बहुत ही स्मॉल होगा। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ तक प्लेन वेव फ्रंट, और जब डिफ्रैक्शन हुआ तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, विवर्तन होने पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आया। तो यहाँ तक प्लेन हुआ, यहाँ तक प्लेन वेव फ्रंट मीन्स स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, ये डिफ्रैक्शन के हिसाब से। और रे ऑप्टिक्स हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, है ना। तो यहाँ पे कब मान लेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी? जब ये x बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये x इतना फैला है ना, ये हल्का सा फैलेगा, x बहुत ही स्मॉल होगा, तब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, और वहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा। कब? जब ये x बहुत ही स्मॉल होगा। जब ये x बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तब वहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगा, तब तो ये बहुत ज़्यादा फैलाव है, ठीक है ना। तो फैलाव बहुत कम हो जाएगा, स्प्रेड बहुत कम हो जाएगा, यानी x बहुत कम हो जाएगा, तब वहाँ पे हम समझेंगे कि रे ऑप्टिक्स जो है वैलिड है। तो एक दो लाइन हम लिखते हैं, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। Geometrical optics is based on the assumption
assumption that the light travels along straight line. Light travels क्या? along straight line. क्लियर है? However, diffraction shows that the light does not travels along a straight line. ठीक है. Let us see under what situation the ray optics is valid. ठीक है. क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, ज्यामितीय प्रकाशिकी में प्रकाश को सरल रेखा में गुजरता हुआ माना गया था. ठीक है. जबकि विवर्तन के अनुसार प्रकाश सरल रेखा का अनुदिश गमन नहीं करती है. ठीक है. लिखिए, ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश की किरण सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है. जबकि विवर्तन के अनुसार प्रकाश की किरण सरल रेखा के अनुदिश गमन नहीं करती है. ठीक है. गमन नहीं करती है. अब देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स वैलिड है या नहीं है. ठीक है. हम क्या बोले कि डिफ्रैक्शन स्प्रेड जो x है, x जब बहुत छोटा हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि रे ऑप्टिक्स वैलिड है, अदरवाइज रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है. ठीक है. हम इसको दूसरे तरह से भी हम आपको बताते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस के अनुसार बताते हैं और एक एग्जाम्पल भी देके बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या निकाले हम लोग, डिफ्रैक्शन स्प्रेड जो अभी निकाले, x इक्वल टू ये x इक्वल टू क्या लिखे, डिफ्रैक्शन स्प्रेड x इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d. इफ देखिए जरा सा, ये x है डिफ्रैक्शन स्प्रेड, तो ये जो है बहुत स्मॉल होगा. इफ x इज वेरी स्मॉल then the ray optics is valid. ray optics is क्या, valid. क्लियर है? नहीं तो इसको दूसरे तरह से देखिए, जब स्क्रीन का डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि x बहुत छोटा हो, यदि विवर्तन फैलाव, ऐसा लिखेगा, यदि विवर्तन फैलाव x बहुत छोटा हो तो किरण प्रकाशिकी वैध होता है. तो किरण
प्रकाशिकी वैध होता है। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, देखिएगा इफ़, ऐसे भी देखिएगा इफ़ ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो लेस देन ZF होगा। ZF क्या? फ्रेजनल डिस्टेंस। अभी फ्रेजनल डिस्टेंस बताए ना, यदि ये D फ्रेजनल डिस्टेंस से छोटा होगा तो द रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। द रे ऑप्टिक्स इज क्या? वैलिड। इफ D ग्रेटर देन ZF, फ्रेजनल डिस्टेंस से ज़्यादा होगा D, तब यहाँ पे लिखेंगे द रे ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड। ठीक है, सिंपल सा बात है। हम स्क्रीन का डिस्टेंस ले लेंगे और ये जब फ्रेजनल डिस्टेंस से छोटा हुआ तो रे ऑप्टिक्स वहाँ पे वैलिड होगा, जब नहीं होगा, बड़ा होगा, तो द रे ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड। ठीक है, एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं, इसको नोट करिए ना। तब एक एग्जाम्पल से हम आपको दिखाते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल d दिया हुआ है 10 mm, इसको क्या लिखेगा? 10 × 10⁻³ मीटर। और यहाँ पे कैपिटल D दिया हुआ है 3 मीटर और लैम्डा दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए आप? डिफ्रैक्शन स्पीड कैलकुलेट करिए और तब देखिएगा डिफ्रैक्शन स्पीड का वैल्यू कितना है, उसके अनुसार से आप डिसाइड कर पाइएगा कि रे ऑप्टिक्स यहाँ पे वैलिड होगा कि नहीं। बच्चों हेलो, ध्यान से देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए, सुनते सुनते सो मत जाइए, इधर देखिएगा। तो x बराबर क्या हुआ? लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, 6 × 10⁻⁷ 3 बाय 10 × 10⁻⁻3, तो 18 × 10⁻⁷ और 10⁻²। ठीक, इसको आप क्या लिखेगा? 18 × 10⁻⁵, इसको लिख सकते हैं 0.18 × 10⁻³ मीटर। इसको लिख सकते हैं 0.18 mm। अब देखिए 1 mm भी नहीं है, 0.18 mm, तो ये तो बहुत ही स्मॉल हो गया। X इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा हो गया। ठीक है, 0.18 mm में हो गया। सो यहाँ पे क्या? सो द रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे। रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का, जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजॉल्विंग पावर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिजॉल्विंग पावर है क्या। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, देखिए रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी लेंस का, किसी भी माइक्रोस्कोप का, किसी भी टेलीस्कोप का वह क्षमता है जो वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट का अलग अलग डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज बना सके। जैसे देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। हेडिंग है रिजॉल्विंग पावर। ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर को हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता। ठीक है, विभेदन क्षमता। रिजॉल्विंग पावर ऐसा चीज़ है, ऐसा क्वांटिटी है। देखिए ज़रा सा, आप क्या करते हैं, किसी कैमरे से जो फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो को जूम करने पर फट जाता है, या जूम करने पर फटता क्यों है? क्योंकि बहुत पास ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो क्लियर नहीं बना पाता, इसलिए वो फट जाता है। लेकिन कोई बहुत हाई मेगापिक्सल कैमरा से फ़ोटो खींचिए, जैसे आप अपने फेस का फ़ोटो खींचिए, ठीक है ना, हाई मेगापिक्सल के कैमरे से, तो उसको कितना भी जूम करिएगा, देखिएगा एकदम छोटा छोटा पॉइंट
जूम करते जाइए, जूम करते जाइए, जूम करते जाइए, छोटा छोटा पॉइंट भी आपको क्लियर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर उसको अनजूम कर दीजिए, ठीक है। पहले जूम किए पूरा, क्लियर हुआ, फिर उसको नॉर्मल कर दिए, नॉर्मल कर दीजिएगा, अब फिर जूम करिए। तो क्या हुआ, जूम करने पर हर एक छोटा से छोटा पॉइंट दिखेगा, फटेगा नहीं। मीन्स कैमरा क्या किया होगा, उस छोटे छोटे पॉइंट का भी जो बहुत नज़दीक नज़दीक है उसका भी अलग अलग इमेज बनाया होगा। तभी ना कि आप जैसे जैसे जूम करते जाते हैं तो सारा इमेज अलग होता चला जाता है। यानी देखिएगा, जिस कैमरे से आपका जूमिंग आउट करने पर फटने लगता है उसका रिजॉल्विंग पावर, मान लीजिए उसका रिजॉल्विंग पावर बहुत कम हुआ। मेरी बात समझिए, जैसे क्या है, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये दो बहुत पास पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो पास पास ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, ये इसका इमेज बनाया, और ये जो इमेज बनाया ये इमेज क्लियर नहीं है। देखिए दोनों इमेज एक दूसरे पे मतलब ओवरलैप कर रहा है, स्पॉट बना हुआ। जैसे कि देखिए आप क्या करते हैं, इंक देखिए एक पेज पे गिर जाता है तो एकदम देखिए स्पॉट बन जाता है ना, उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा ये दोनों क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका रिजॉल्विंग पावर कम है, ठीक है ना। जैसे जैसे रिजॉल्विंग पावर बढ़ाइएगा ये क्या होगा, ये इमेज भी सेपरेट होना शुरू करेगा। देखिए रिजॉल्विंग पावर बढ़ाते जाइए, ये दोनों का इमेज सेपरेट होना शुरू करेगा, ठीक है। ये दोनों का इमेज जो है सेपरेट होना शुरू करेगा। तो जूमिंग और रिजॉल्विंग पावर बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे क्या होगा, दोनों इमेज अलग अलग हो जाएगा। तो डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज, अलग अलग इमेज बना रहा है दोनों का। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या लेंस का वह एबिलिटी है जो बहुत पास बहुत नज़दीक स्थित दो ऑब्जेक्ट का एकदम अलग अलग इमेज बनाता है, ठीक है। मतलब मेरी बात क्या समझे, ये समझिए एक बार कि आप जूम करते जा रहे हैं, वो फट नहीं रहा, हर एक पॉइंट आपको अलग अलग, हर एक इमेज अलग अलग दिख रहा है। मीन्स वो कैमरा से खींचा गया फ़ोटो, कैमरा जब फ़ोटो खींच रहा होगा तो बहुत पास ऑब्जेक्ट का, बहुत पास पॉइंट का, बहुत नज़दीक पॉइंट का अलग अलग इमेज बनाया होगा। तभी तो आप जूम करते जा रहे हैं तो इमेज क्लियर होता जाता है, नहीं तो क्या होगा, फट जाएगा वो। मेरी बात समझे। तो रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वह एबिलिटी है जो दो नज़दीक स्थित पॉइंट का एकदम कंप्लीटली अलग इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा, the resolving power of optical instrument, the resolving power of optical instrument is the ability of instrument to form distinctly separate image of two close ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको नोट करिए, सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसको हिंदी में भी लिखिएगा, किसी प्रकाशिक उपकरण
किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं का प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को, प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को, ठीक है, क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई भी लेंस है, ठीक है, दो क्लोज ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर, तो ये जो दोनों इमेज है बिल्कुल अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। जब रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा तो क्या होगा? एक ही जगह इमेज बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसका देखिए रेले क्राइटेरिया, कभी कभी पूछता है, इसका हेडिंग लिखिएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको लिखिए, जल्दी लिखिएगा। इसमें एक चीज़ समझाते हैं, तब आगे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ाएंगे। पहले रेले क्राइटेरिया समझा देते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले समझा देते हैं, तब लिखिएगा। रेले क्राइटेरिया देखिए क्या दिया, ये RAYLEIGH, रेले क्राइटेरिया, रेले की कसौटी। ये देखिएगा क्या बोला, समझिएगा। ये कभी कभी लिखने के लिए आता है नोट्स में, रेले की कसौटी। ये क्या बोला? बोला क्या कि टू क्लोज ऑब्जेक्ट आर जस्ट रिजॉल्व्ड, जस्ट अलग अलग दिखेगा कब, जरा सा देखिएगा। बोला क्या? ऑब्जेक्ट ए का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, हम फिगर बना के समझाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये फर्स्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है ना, पहला का डिफ्रैक्शन पैटर्न है ए का, ये सेंट्रल मैक्सिमम और ये फर्स्ट मिनिमम, ठीक है। अब देखिए दूसरा का खींचते हैं, दूसरा का ये हो गया, क्या हो गया जरा सा देखिए, तो यहाँ से फिगर से जरा देखिएगा क्या हुआ कि फर्स्ट पहला का जो सेंट्रल मैक्सिमम है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमम है, वो सेकेंड बी का डिफ्रैक्शन पैटर्न का, सेकेंड बी का डिफ्रैक्शन पैटर्न का फर्स्ट मिनिमम पे लाई कर रहा है, फॉल कर रहा है। मेरी बात समझिए, इसका मैक्सिमम उसके फर्स्ट मिनिमम पे और इसका मिनिमम उसके फर्स्ट मैक्सिमम, मतलब इसका फर्स्ट मिनिमम उसके सेंट्रल मैक्सिमम पे, उल्टा। देखिए हम फिर से बोलते हैं, ये ए का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये बी का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सुनिएगा तब समझ में आएगा। क्या बोला कि ए जो हमारा ए जो है और बी जो है, ठीक है, ए और बी, ए का जो हमारा क्या है बोलिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, उसका जो सेंट्रल मैक्सिमम है, उसका जो सेंट्रल मैक्सिमम है
बी के फर्स्ट मिनिमम पे, बी के क्या फर्स्ट मिनिमम पे लाइक कर रहा है, ठीक है, बी के क्या फर्स्ट मिनिमम पे लाइक कर रहा है, तब देखिएगा क्या होगा कि जो दोनों क्लोज ऑब्जेक्ट है वो जस्ट रिजॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझे क्या हम बोले? अलग अलग कलर रहता है, देखिए ये है पहला का सेंट्रल मैक्सिमम ये वाला, और ये दूसरा का फर्स्ट मिनिमम, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमम उसके फर्स्ट मिनिमम पे, इसका केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट प्रथम निम्निष्ठ पे लाइक कर रहा है, और दूसरे का केंद्रीय उच्चिष्ट पहले के प्रथम निम्निष्ठ पे फॉल कर रहा है, तब जो है दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी जस्ट रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब जस्ट अलग अलग हो जाएगा। कब? जब इसका मैक्सिमम उसके मिनिमम पे और इसका मिनिमम उसके मैक्सिमम पे फॉल कर जाएगा, तब क्या होगा, क्या बोलिए, तब क्या होगा कि दोनों क्लोज ऑब्जेक्ट जो है जस्ट एक दूसरे से रिजॉल्व हो जाएगा। समझ गए? मेरी बात समझे कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेले the two point object lying close to each other are just resolved when central maximum of diffraction pattern of first object, when central maximum of diffraction pattern of first object fall on the first minimum of diffraction pattern of second object, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। इसको नोट करिए जल्दी से, तब फिर हिंदी में नोट करा देते हैं, जल्दी करिए। ठीक है, लिख लिया। अब हिंदी में इसको हम लिख देते हैं, तब फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हिंदी में क्या लिखेंगे। रेले की कसौटी के अनुसार, रेले की बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये पढ़े थे डिफ्रैक्शन, तभी तो समझ में आया। एक एक देखिए, पिछला टॉपिक जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक अगला टॉपिक अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, एकदम एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इस वजह से बोलते हैं कि सारे क्लास को अच्छा से करिए। रेले की कसौटी के अनुसार दो वस्तु आपस में तब विभेद, दो वस्तु या दो समीपवर्ती वस्तु, दो समीपवर्ती वस्तु आपस में तब विभेदित होती है जब क्या होती है, जब
प्रथम वस्तु का विवर्तन, प्रथम वस्तु का विवर्तन का केंद्रीय उच्चिष्ट, विवर्तन का केंद्रीय उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे वस्तु के विवर्तन के प्रथम निम्नलिखित, प्रथम क्या लिखेगा, निम्नलिखित, एक वर्ड देखने दीजिए, जस्ट ए मिनट, निम्नलिखित पर आरोपित होती है। निम्नलिखित पर क्या लिखिएगा, आरोपित होती है। क्लियर हुआ? देखिए, रेले की कसौटी के अनुसार दो समीपवर्ती वस्तु आपस में तब विभेदित होती है जब प्रथम वस्तु का विवर्तन का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे वस्तु के विवर्तन के प्रथम निम्नलिखित पर आरोपित होती है। देखिए, फिगर में भी पहले हम भी यही समझाए थे। ये देखिए, ये फर्स्ट मिनिमम है और ये जो है उसका सेंट्रल मैक्सिमम। तो पहले का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम पे, क्लियर है, और दूसरे का मिनिमम मतलब पहले का मिनिमम उसके मैक्सिमम पे, पहला का मैक्सिमम उसके मिनिमम पे और पहला का मिनिमम उसके सेंट्रल मैक्सिमम पे फॉल करता होगा, तब जो है दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ना जस्ट रिजॉल्व होगा मीन्स विभेदित होगा, अलग अलग दिखेगा। ये रेले की कसौटी हो गया। इसको हिंदी में नोट कर लीजिए और फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, हिंदी में नोट करके फिगर ड्रॉ कर लीजिए। एकदम बहुत ही अच्छा ये बात हुआ। देखिए, हम लोग पढ़े भी थे, डिफ्लेक्शन पैटर्न पढ़ लिए थे। ये सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर सेकेंड मिनिमम, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट, प्रथम निम्नलिखित, फिर द्वितीय निम्नलिखित, इस तरह से बनता चला जाएगा। तो सबका डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा ना, दो बॉडी पास में, ए का डिफ्रैक्शन पैटर्न और बी का डिफ्रैक्शन पैटर्न। ए का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम पे जब फॉल कर जाएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट जस्ट अलग अलग दिखेगा। ये आपको याद ही हो गया होगा, क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, अब यहाँ तक आज का क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप का, फिर रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे हम लोग टेलीस्कोप का, समझ गए? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे और तब पोलराइजेशन पढ़ेंगे, है ना? यहीं तक आज रहने देते हैं और ठीक से मेहनत करिए घर में, है ना? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।